बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूँ शाज़िया नईम, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच एंड गुज़श्ता ईद मुबारक एज़ वेल। थैंक यू सो मच। जी, बिल्कुल। साजिद साहब, 2 क्वेश्चन्स इकट्ठे करना चाहूँगी। 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेट किया गया अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे और साथ ही ईद उल अज़हा मनाई गई पूरी दुनिया में। मुसलमान जो हैं वो ईद उल अज़हा उन्होंने मनाई। ये ईद हमें किस चीज़ का पैगाम देती है ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए? क्योंकि कुर्बानी वाली ईद होती है तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। हम लोग सिर्फ़ जानवर की कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? और दूसरा, अमेरिका के यौम आज़ादी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाज़िया, मैं दोनों चीज़ों पे बात ये करना चाहूँगा, ख़ासकर कुर्बानी की ईद के। देखिए, कुर्बानी की ईद हम इसको कहते हैं कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान किया जाए अल्लाह के रास्ते में। कॉन्सेप्ट ये है। जी, बल्कि जब कुर्बानी की जा रही थी तो अपने अपनी औलाद की कुर्बानी की जगह फिर दुब्बा आया था। तो उससे जी। उतनी प्यारी चीज़ की कुर्बानी दी जाए। लेकिन उसमें अब 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। हुँ, कुर्बानी दें आप, गोश्त को तक़सीम करने का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप मुझे ये बताएँ, अगर हार्ट पेशेंट है, उसको ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप उसको कहेंगे बोटियाँ खा लो। अगर एक आदमी अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, तो आप उसको कहेंगे आप बोटियाँ खा लो। अगर एक जाहिल है, उसको किताबों की ज़रूरत है, तो आप उसको कहोगे बोटियाँ खा लो। हमने उसको एक ट्रेडिशन बना दिया है, एक रिचुअल बना दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम पाकिस्तान में हमने डिफरेंट किस्म के मज़ाहिब और डिफरेंट कल्चर्स को इस्लाम के अंदर उसको शामिल कर रखा है। जी। हमने इस्लाम की शक्ल जो है तब्दील कर दी है। उसमें अब पाकिस्तान के अंदर कुर्बानी का कॉन्सेप्ट क्या है? बारबेक्यू, कि बकरा किया जाए और उसको बारबेक्यू करके खुद ही खा लिया जाए और खाल बाहर लटका दी जाए, लोगों को पता हो कि हम कितने अमीर हैं। बड़े से बड़ा जानवर खरीद कर लाना, महंगे से महंगा लाना, एक सोशल स्टेटस है। उसका इस्लाम। साजिद साहब, आप नहीं समझते कि जब से मीडिया बहुत फ़ास्ट हुआ है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें ज़्यादा होने लग गई हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी खबरें ख़ास तौर पे ईद के त्योहार पे जब खबरें चलती हैं, तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि जी जानवर कितने महँगे हैं मंडी में, कौन-कौन सा जानवर है जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत चल रही है। इसके साथ-साथ हम लोगों के घरों में जाके रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि जी आज ईद का दूसरा दिन है, हमने उस पर मेहमानदारी चल रही है, बारबेक्यूज़ चल रहे हैं। तो इस चीज़ ने भी क्या लोगों के लाइफ़स्टाइल पे असर डाला है? देखिए, वो हेल्दी मीडिया जो है, वो जर्नलिज्म जो है, एक तो जर्नलिज्म इज डाइंग। अब मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है। आप वही चीज बेचते हैं जो बिक रही हो, हुँ, आप वही चीज दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। तो उसमें आके और फिर आपका हर जो मीडिया, आपका चैनल ओनर है, उनका अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी चीजों की वो मार्केट कर रहे हैं। लेकिन मैं बात जो करना चाहता था कि इस्लाम का इसके साथ कोई चीज जो है उसकी मुमासलत नहीं है। उसको अटैच ना करें कि जानवर को जबा करके बारबेक्यू कर लेना और आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं कि कुर्बानी दे रहे हैं। ये इसका कोई हुँ। कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल करना चाहूंगा कि मैं ये मेंशन करना चाहूंगा। मेरे वालिद साहब 1958 में लॉ स्कूल में गए थे। जी, बड़े ओपन माइंडेड, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक इंसान थे। वो सारी जिंदगी, जब से ईदी साहब ने जब अपना ट्रस्ट बनाया, तो उन्होंने कुर्बानी करना छोड़ दी थी। वो हुँ, ईदी ट्रस्ट को कुर्बानी के पैसे जमा कराते थे ताकि वो सही जगह पे पैसे जा सके, बजाय कि कुर्बानी करके खुद उसको बारबेक्यू खा कर लिया जाए और उसको एक नुमाइश करते की शक्ल दी जाए। और दूसरा, हुँ। आज मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है इस्लाम। और इस वक्त जब ईद थी तो जनीन के ऊपर इसराइल जो है वो हमला आवर था। और यही वही जनीन है जिसके ऊपर पहले भी एक दफा इसराइल ने 2002 के अंदर हमला किया था और उस वक्त भी उसका तिया पांचा एक कर दिया था। हुँ, मुसलमान आज देखें तो कहां कहां सफर कर रहे हैं। इराक के हालात खराब है, लीबिया के हालात खराब है, ग्रीस के पास पाकिस्तानी और दूसरे मुसलमानों से भरी कश्तियां जो डूब रही हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है? हम क्या एक इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट आज मौजूद है? अगर है तो हमें कौन लीड कर रहा है? हम डायरेक्शनलेस क्यों हैं? हम लीडरलेस क्यों हैं? हम होपलेस क्यों हैं? हम पूरी दुनिया पे सेकंड क्लास सिटीजन क्यों देखे जाते हैं? क्या वजह है? ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। ये भी एक सोचने का मुकाम है। मैं समझता हूँ सोचना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा 4 जुलाई पे। जी, 4 जुलाई के ऊपर इस वक्त सर्वे किया गया है
और इस 4th ऑफ जुलाई के ऊपर कई चीजें हैं, कुछ तो मार्केटिंग है, जिस तरह हॉट डॉग खाने का एक रवाज है, ट्रेडिशन है, हॉट डॉग खाने का एक मुकाबला कराया जाता है न्यूयॉर्क के अंदर, ब्रुकलिन में, उसकी मार्केटिंग की जाती है, 4th ऑफ जुलाई की सेलें लगती हैं, लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन जी। दर हकीकत अगर देखा जाए तो इन्होंने बर्तानिया से आजादी ली थी 4 जुलाई को, और हमने भी आजादी बर्तानिया से ली 76 साल पहले। एक चीज जो आपके देखने वालों को आज मैं जो एक खास चीज बताना चाहूंगा, जो 4 जुलाई वाले दिन एक और कंट्री है उसकी भी आजादी है। वो कौन सा मुल्क है? फिलिपाइन। वो अमेरिकन कॉलोनी था। वो 1945 जुलाई 4 1945 को उसको आजादी दी गई। अब इस दफा जो सर्वे किया गया है कि अमेरिका के अंदर पैट्रियटिज्म जो है, नेशनलिज्म, उसके हालात क्या है। कंट्री सीरियसली डिवाइडेड है, लोग इतने खुश नहीं थे। मैस शूटिंग हुई इस 4th ऑफ जुलाई के ऊपर, 36 लोग जख्मी हुए, 10 के करीब लोग जो हैं 3 बड़े शहरों के अंदर मारे गए, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और फोर्ट वर्थ। वजह, क्योंकि जो करंट रेजीम है, दे आर एंटी पुलिस। एक लफ्ज है, ये उनको प्रमोट करते हुए कहते हैं डिफेंडिंग पुलिस, कि पुलिस को डिफेंड कर दिया जाए, पुलिस का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए। इस वक्त जिस तरह मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि जब अमीर लोगों के बच्चे बोर होते हैं तो वो इस तरह की चीजों के कॉन्सेप्ट के पीछे जाते हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है और यूरोप से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसको यूरोप के तनाजर से नहीं देखा जा सकता। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं, जो अमीर लोगों के कुछ बच्चे और कुछ हॉलीवुड के लेफ्ट विंग एक्टर जो हैं, वो ड्रीम करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, और किन मुल्कों की तरफ देखते हैं? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। वहां पे जेलों के हालात कुछ और हैं, वहां पे पुलिस के हालात कुछ और हैं। उनके पूरा कंट्री यहाँ हमारी स्टेटों से छोटा है, लेकिन ये समझते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेकर आए यहाँ पे और उसका तजर्बा करें, विच इज इम्पॉसिबल एंड इट इज किलिंग यूएस। और उसी वजह से डिफेंडिंग पुलिस सीरियसली डिमोरलाइज हो चुकी है। पुलिस को आप बुलाएं तो वो आती नहीं है, और इसी वजह से हर शहर जो है, खासकर जहां पे डेमोक्रेट मेयर्स हैं, जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नर है, नॉन लिवेबल बन चुके हैं। ओपन ड्रग मार्केट्स है, और असला इस तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह कांगो में होता है या जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज है। कोई पूछने वाला नहीं, मादर पितर आजाद। तो ये मेरे फीलिंग्स है 4th ऑफ जुलाई पे। 4th ऑफ जुलाई मैंने इसी अमेरिका में देखा है कि नेशनलिज्म की बेहतरीन मिसाल होती थी। फायर वर्क होता था, लोग इकट्ठे होते थे, एंजॉय करते थे, नेशनलिज्म का मुजाहरा होता था। लेकिन आज अफसोस के साथ कंट्री डिवाइडेड है, और जो सर्वे किया गया है कि 50% अमेरिकन्स दे आर नॉट हैप्पी विद द नेशनलिज्म, विद द मॉरल्स ऑफ 4th ऑफ जुलाई, अनफॉर्चुनेटली। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन दिया है 4th ऑफ जुलाई का भी, और बताया है कि कुर्बानी की ईद ने क्या चीजें कुर्बान की है। मेरे ख्याल में सिवाय खाल के हमने कुछ भी कुर्बान नहीं किया। गोश्त हम सारा खुद बारबेक्यू करके खा लेते हैं या फ्रिज के अंदर फ्रीज कर लेते हैं। खाल जो है वो आप जमात इस्लामी को या शौकत खानम हॉस्पिटल को देख के आप समझते हैं कि आपने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की है, जो मेरी नजर में कोई खिदमत नहीं है। साजिद साहब, चले अमेरिका की बात भी हो गई, ईद के हवाले से भी हमने बात कर ली, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान के हवाले से भी हम कुछ बात करें। हम देख रहे हैं कि ज़मानतों की मंडी लगी हुई है, अदालत उज़्मा और आलिया एक शख्स को भरपूर रिलीफ देने की कोशिश में है, और मेरा ख्याल है कि ये कोशिश इस तरह से है कि एक से बढ़कर एक वो अपने आप को जो है वो आगे लॉयल साबित करने में लगे हुए हैं। और हम लोग ये सुनते आए हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है, जो अब मेरा ख्याल है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकेंगे, कि कानून एक शख्स के लिए कुछ और है, जबकि बाकी दीगर जो पाकिस्तान है उसके लिए यही कानून कुछ और है। आपकी क्या राय होगी? देखिए, कानून अदालतें पाकिस्तान के अंदर अदालतें काम नहीं कर रही, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक साइड, वो सियासी वर्कर बन चुकी है, सियासी अदालतें बन चुकी हैं। वो सिर्फ एक पार्टी को रिलीफ दे के समझते हैं कि हम पता नहीं पाकिस्तान की क्या खिदमत कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर 16 जमानतें देना, और उसी के रिजल्ट में अब जो है फौजी अदालतें भी बन रही हैं, क्योंकि आपका जुडिशियल सिस्टम फेल हो चुका है। और इसी वजह से नैब के कानून के अंदर भी तरमीम की गई है, क्योंकि अदालतें काम नहीं कर रही। वो जो एक सबसे बड़ा हमारा जो पाकिस्तान के अदलिया का सबसे बड़ा इंचार्ज है, जो एच.ई. सोनियन है, सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ था, जिसकी सारी तालीम जो है वो आईवी लीग स्कूलों और इंग्लैंड के बड़े बड़े स्कूलों से, उसने अपने मर्जी के यूट्यूबरों को बुला के अपने इजहार राय किया है।
क्या ये जुडिशियल प्रोटोकॉल के मुताबिक है? पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा उसमें ये था कि मैंने आपको जिस तरह बताया है कि आपके कुछ सहाफी जो हैं, उनको भी मैं सहाफी नहीं कहता क्योंकि वो पीटीआई के वर्कर हैं, और ये जज साहबान भी हैं जो मुसलसल जिनके घरों से आवाजें आती हैं कि कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। आपकी पूरी इस वक्त जो हाईएस्ट जुडिशरी है जोर लगा रही है और ख्वाहिश रखती है कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया जाए। मुस्लिम लीग नून ग्रुप के खिलाफ उनकी इतनी नफरत है कि वो प्रेफर करते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए बजाय कि कोई दूसरी खबर। तो उसका सद्देबाब किया गया है, नैब का कानून तरमीम किया गया है, उसमें 30 दिन तक आप बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन नैब तरमीम के हवाले से भी होगा कि नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से जो तमाम तर एक प्रैक्टिस की गई, सदर साहब नहीं थे, उनकी जगह चेयरमैन सेनेट जो हैं, उन्होंने ये तमाम मामलात जो हैं, उसको देखा। तो आप क्या समझते हैं, मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है, ये किस तरफ जाएगा? देखिए, ये जरूरत थी, इसके बगैर पॉसिबल नहीं था। देखिए, अगर देखा जाए, अमेरिका के अंदर जब आप 6 जनवरी को जाते हैं और आपको 18 साल की सजाएं होती हैं, और ये वही अमेरिका है जिसको खान साहब जहां से अब रोजाना कहते हैं इनके कांग्रेसमैनों को कि मुझे रिलीफ दिलाई जाए, मेरे लिए स्टेटमेंटें दो। तो इसी मुल्क के अंदर 6 जनवरी वाले जो मुजरिम है उनको 18 साल सजाएं हुई। तो आपको सजा किसने देनी है भाई? आपने जो वहां पे एक बगावत का एक जो आप तैयब अर्दगान बनना चाहते थे, आप वहां पे आपको किसने पकड़ना है, किस तरह करना है? जिन्होंने आपको मर्सिडीज में बुलाया, जिन्होंने आपको रेस्ट हाउस में रखा, जो आते ही आपको कहते हैं कि देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया, वो तो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे ना। तो कौन सी अदालत इंसाफ देगी पाकिस्तान को? पाकिस्तान के कोर कमांडर हाउस को कहां से इंसाफ मिलेगा? और फिर मैं आपके कोर कमांडर लाहौर की बात करना चाहूंगा। मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक जो मिसाल मैं उनकी देना चाहूंगा। कोर कमांडर साहब जो लाहौर से फारिग हुए हैं, उनका एक रिश्तेदार है वो करप्ट ब्यूरोक्रेट था, और दूसरा उनका रिश्तेदार जो है हमारे पाकिस्तान का अदलिया का सबसे बड़ा जज जो है उनका रिश्तेदार, और खुद वो आर्मी के अंदर जनरल। ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूं पाकिस्तान की इस वक्त सही ट्रू पिक्चर कि पाकिस्तान के लूटने वाले एक दूसरे के किस तरह रिश्तेदार हैं, किस तरीके से ये कैंसर की तरह पाकिस्तान में फैल चुके हैं। लेकिन साजिद साहब, आप नहीं समझते हैं कि जो अदलिया का इस वक्त रोल है वो कल को बाकी पाकिस्तान के लिए या बाकी जो इस किस्म के केसेस आएंगे उनके लिए एक मसला बन जाएगा? जिस तरह से एक शख्स को फेवर दी जा रही है, एक शख्स के लिए काम किया जा रहा है, साफ नजर आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। तो अदलिया का क्या स्टेटस होगा दुनिया में? आप पहले ही हम लोग माशाल्लाह से 130वें नंबर पर आते हैं इंसाफ की फराहमी में, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि 6 माह से जो प्रैक्टिस चल रही है, इससे अदलिया पे क्या फर्क पड़ेगा? देखें, आपने खुद ही इसी सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया है। जब आपका नंबर ही 130 हो 140 में से, तो आपसे क्या उम्मीद हो सकती है? अब मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं कि इस अदलिया के मुंह के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा ये है कि जब भी ये बेंच बनाते हैं, बेंच के जजों को देखकर पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है फैसला क्या होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तमाचा क्या होगा कि बेंच को देखकर लोगों को पहले ही पता चल जाता है फैसला क्या होगा। तो फिर ये क्या, इसको आप अदलिया कहेंगे? मैं तो इसको पीटीआई की अदालत कहूंगा। ये अदलिया थोड़ी। लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहे हैं इंसाफ के लिए, और इनको सिर्फ और सिर्फ एक शख्स नजर आता है, उसके अलावा अंधे हो जाते हैं, उनकी आंखें और कान बंद है। मेरी तो समझ से बाहर है क्या ये। मैं तो इनको नहीं मानू, मेरी नजर में ये कोई जुडिशरी नहीं है कि इनको, मैंने आज तक जिंदगी में इस तरह की जमानतें नहीं देखी कि जो आपने फ्यूचर में क्राइम करते हैं उसकी भी जमानत दे दें। जिस तरह वो लाहौर कोर्ट है उसको देख लें, 16 केसों के 16 मिनट के अंदर जमानतें दे दी, 16 जमानतें। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं इस वक्त जमानतों के, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि इस वक्त जरूरत है मिलिट्री कोर्ट्स की, मिलिट्री कोर्ट की जरूरत है। और मैं लेकिन उस पे मिलिट्री कोर्ट्स पे तो सबसे ज्यादा एतराज किया जा रहा है कि जो सिविल लोग हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना ही गलत है। सिविलियन अगर कोर कमांडर के घर में घुस जाएंगे तो फिर उनको आप नेपाल की अदालत में ले जाएंगे, आप किस अदालत से उनको इंसाफ मिलेगा? ये तो साढ़े पनुजे की अदालत है ये सारी। ये तो सुसर और साला बैठे हैं, दामाद बैठे हैं।
इनसे तो इंसाफ नहीं मिलेगा ना। अगर एक सिविलियन जाके किसी आर्मी जर्नल को मार देता तो उनको हक नहीं बनता। और दूसरा, ये अमीरुल मोमिनीन के दौर के अंदर जो 23 या 27 केसेस थे, इनकी अप्रूवल के साथ वो सारे गए थे मिलिट्री ट्रायल में। उस वक्त इनको कोई शर्मो लिहाज नहीं था। आज कहते हैं ये अदालतें ठीक नहीं। लेकिन दर हकीकत इस वक्त आपको दलेरी की जरूरत है। पाकिस्तान इमरजेंसी रूम के अंदर पड़ा है और सिसक सिसक के मर रहा है। आपको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन आपके डॉक्टर समझते हैं कि शायद स्टंट डाल दें और इससे कुछ दिन गुजर जाएंगे। लेकिन ये ओपन हार्ट सर्जरी किसी ना किसी को करनी पड़ेगी कभी ना कभी, वरना ये कंट्री जो है बिल्कुल इस वक्त बड़े टूटी फूटी सांसें ले रहा है, सिसकियां ले रहा है इस वक्त। ये जो आपने देखा होगा अभी रिसेंट IMF से जो आपको 1 बिलियन मिलने की उम्मीद है, जिस तरीके से इस वक्त जी बिल्कुल, मेरा अगला क्वेश्चन IMF के हवाले से ही है कि IMF ने ईद पर स्टाफ लेवल मुआहदे तक तो यकीन दहानी करवा दी। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान का सर्वाइवल IMF के बगैर नामुमकिन हो जाएगा? नहीं, देखें, IMF के पहले भी कई प्रोग्राम आए हैं, उन्होंने सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट दिया। अभी तक 1 बिलियन मेरा ख्याल मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये IMF का मुआहदा आपके लिए सिंबॉलिक था, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जब तक IMF आपको कर्जा नहीं देता हम पैसे नहीं देंगे। वो उनके लिए वो अपने पैसों की वो सेफ्टी की जमानत समझते थे कि आपका IMF के साथ प्रोग्राम हो, ये आपकी मजबूरी थी। लेकिन उसमें मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पैसे लाना तो मुश्किल बड़ी बात नहीं है। जब रशिया अफगानिस्तान में आया था तो आपके पास तो कंटेनरों में पैसे जाते थे। उन पैसों को पाकिस्तान में रोकना सबसे बड़ा टास्क है। इन रिश्वत, ये जो आपके बाहर के पड़े हुए जो सारे रिश्तेदार, ये ग्रुप है लूटने वाला को 5-10 हजार बंदा है पाकिस्तान में, जिनमें जुडिशरी भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, ये सियासतदान भी है, जो 20-25 खानदान है, जो मुसलसल पार्टियां बदल बदल के, जिनको हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा था दीज आर इलेक्टेबल्स। ये इलेक्टेबल्स, ये बाहर के पड़े ब्यूरोक्रेट, ये करप्ट एस्टेब्लिशमेंट, करप्ट जुडिशरी, जब तक कोई इनको पकड़ेगा नहीं, जब तक कोई एक IECL लिस्ट बड़ी नहीं बनाएगा, ये सर्जरी कौन करेगा? ये जो डॉलर आपके पास आने वाले हैं, ये तो चंद घंटों में उड़ जाएंगे, क्योंकि इनके बच्चे तो लंदन और न्यूयॉर्क और टोरंटो में बैठे भूखे हैं। वो उन्होंने बड़े बड़े घर भी लेने हैं, कईयों की शादियां होनी है, कईयों ने शॉपिंग करनी है, कईयों ने सैरें करनी है। ये जो $1 बिलियन है तो घंटों में मारा सारी। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टास्क इस वक्त आपके जो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टास्क ये है अकाउंटेबिलिटी। पकड़ लेकिन कर ये अकाउंटेबिलिटी करेगा कौन? नैब को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अदलिया भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये अकाउंटेबिलिटी आखिर करेगा कौन? जिससे आप हमेशा हर प्रोग्राम में हम इस पे बात करते हैं कि जो करप्शन है उसको रोकना चाहिए, तो ये करप्शन रोकने वाले हैं कौन, कहाँ हैं, ये कब सामने आएंगे? देखें कोई भी पैदा हो चुका हो, मेरी तो ख्वाहिश है हमेशा शायद पैदा हो चुका हो कोई इंसान ऐसा मर्द मुजाहिद जो कहे कि मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है शायद। वरना ये जो बाहर के पढ़े लिखे जो लंदन बेस्ड लोग हैं, ये तो इनके बस की बात नहीं। मैं तो रोजाना इनके साथ बैठता हूँ, रोजाना इनके साथ सोशलाइज करता हूँ, टोरंटो में, वॉशिंगटन DC में, लंदन में देखता हूँ, और मैं अपने खून के आंसू रोता हूँ घर आके कि किस तरीके से लूट के पाकिस्तान में क्या किस तरह शॉपिंग्स करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियां चलाते हैं, इनकी औलादें किस तरह आवारा हो चुकी हैं। मैं तो देखता हूँ, दुख होता है कि पाकिस्तान का खून चूस चूस के यार है। लेकिन ये कोई करेगा, देखें, ख्वाहिश तो देखे ना, मायूसी कहते गुनाह होती, उम्मीद तो रखनी चाहिए। शायद वो मर्द मुजाहिद पैदा हो गया हो, किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा कर दिया हो ऐसा जो कहे कि मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ। मैंने अभी तक तो किसी के मुंह से ये नहीं सुना फिलहाल। सबके अपने अपने मफादात हैं। साजिद साहब, व्हाइट हाउस में कोकेन मिलने के मामले पर US सीक्रेट सर्विस की तरफ से तहकीकात जारी हैं, क्या मामला है और इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंच सकी हैं? मैं एक अजरा मजाक एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे हंटर बाइडन जो है, हमारे जो बाइडन साहब के जो लड़के हैं, उनके ऊपर एक्यूजेशंस हैं कि वो कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे बार बार इशारा भी इसी तरफ जा रहा है कि लाइब्रेरी के अंदर से मिली है, और अभी तक ये नहीं पता चला कि किसने इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका माजी ऐसे था। लेकिन आज सुबह मुझे किसी ने मैसेज किया है कि अब पाकिस्तान के हुक्मरान पार्टी और अमेरिका के हुक्मरान पार्टी जो आजकल है, उनके अंदर मुमासलत मौजूद है कि कोकेन के वो शौकीन है। अब वो आपका, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इशारा उसमें काफी वाज़ेह दिया गया है। लेकिन ये कि एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी कि अमेरिका जो कि व्हाइट हाउस जो कि टैक्स पेयर्स के साथ चलता है, पीपल्स हाउस है, उसके अंदर अगर कोकेन मिलती है
तो आप ये अंदाजा लगा लें कि अमेरिकन बच्चों का फ्यूचर क्या है, अमेरिका का फ्यूचर क्या है। तो अगर कोकेन व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाहर आप अंदाजा लगा लें कि हर शहर के अंदर एक ओपन ड्रग मार्केट मौजूद है। और अगर ये ड्रग इन बच्चों ने पीनी है और गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करना है, तो फिर आपको मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ कि अगर इन्होंने अकल के नाखुन ना लिए, अगर इन्होंने अपने आप को रिफॉर्म ना किया, अगर उन्होंने अपने अच्छे फैसले ना किए, तो मैं इनको मुसलसल कहता हूँ कि आपके बच्चे शंघाई के अंदर उबर चलाएंगे और डोर डैश डिलीवर करेंगे। साजिद साहब, अमेरिका में तो जो गन कंट्रोल लॉज़ हैं, जो ड्रग लॉज़ हैं, वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। उसके बावजूद अगर ये तमाम मामलात हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि ये जो नई जनरेशन है, उनका फ्यूचर बिल्कुल दाँव पे लग जाएगा? नहीं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि करंट रेजिम जो है, जी। वो किस तरीके से इस वक़्त अमेरिका को तबाह करने के दरपे है, वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी डिफंडिंग पुलिस, कि पुलिस को हुँ। खत्म किया जाए। अब वो पुलिस को डिमोरलाइज़ कर दिया जाए, हर बच्चे को जब पकड़ा जाता है, तो वो फ़ौरन ही आईफ़ोन लेकर इस तरह उसकी मूवी बना के फ़ौरन चढ़ा देता है किसी चीज़ में। और वो पुलिस वाले डर चुके हैं, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि पुलिस जो है, वो अपना काम करना बंद कर दे। इस वक़्त आपको पता है कि हमारे जिस जगह मैं बैठा हूँ बाल्टीमोर के अंदर, हर थाने के अंदर 10 से लेकर 50 ओपनिंग मौजूद हैं पुलिस वालों की, लोग जॉइन नहीं कर रहे पुलिस को। हुँ। दूसरा, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पुलिस वाले अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो जब पुलिस का मोरल डाउन है, तो लॉ एनफोर्स किसने करना है? एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो हमारे ये जो करंट रेजीम है, ये शुरू किया था बराक ओबामा साहब ने। वो कहते थे कि हम ड्रग्स को लीगल करना चाहते हैं, कि लोग जो मर्ज़ी पिएँ, जो मर्ज़ी करें। तो वो फिर इस मादर-पितर आज़ाद एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया है, और लोग बच्चे अब वो ये तो कोकेन तो अंदर की बात है, बाहर भी खुली बिक रही है। लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कितने फ़ख्र के साथ ये बताते हैं। पिछले दिनों एक दिन मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। उस न्यूज़ में लिखा था कि स्मोकिंग नीचे जा चुकी है। स्मोकिंग अब कम हो चुकी है, लेकिन मरवाना पीने वालों की तादाद बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है। और बड़े फ़ख्र से बताया जा रहा था कि हुँ। लोग अब तम्बाकू कम पीते हैं, मरवाना ज़्यादा पीते हैं, और मरवाना पीना सेहत के लिए अच्छा है। ये हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है आज। तो फिर इसके ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया, कंट्री डिवाइडेड है। एक तरफ मादर-पितर आज़ाद है हर चीज़, और दूसरी तरफ कंज़र्वेटिज़्म है। अभी भी दे बिलीव इन वैल्यूज़, कल्चर और रिलिजियस हार्मनी। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है और यकीनन अगले प्रोग्राम में हम जो करंट इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। मुझे और साजिद साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान